हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अनुज, दो चीजें हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में हर चीज रिलेटिव होती है। तो अगर आप इंडिया का वैल्यूएशन देखें तो हम करीबन करीबन 19 टाइम्स हैं, जो कि कोविड से थोड़ा ज्यादा है, तो फेयर प्लस जोन में है। बट तो बहुत 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 रीजनेबल नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है। लेकिन बाकी एसेट क्लासेस थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए हैं, जिसे हम पहले टीना फैक्टर कहते थे इक्विटी में। तो एक तो रिस्क प्रीमियम अगर आप इंडिया में देखें बॉन्ड्स पे अब सिर्फ 3% है। दूसरा, अगर आप यूएस में आज देखें तो दो साल का बॉन्ड 4.5% पे मिलता है डॉलर टर्म्स में। तो वो एक मुझे लगता है काफी पैसा जो है शॉर्ट टर्म में उधर जा सकता है। प्लस लिक्विडिटी टाइटन हो रही है। इंडिया से अगर आप देखें बैंकिंग लिक्विडिटी 7-8 लाख करोड़ एक्सेस थी 2021 में पीक पे। अभी वो नेगेटिव हो गई है, कुछ आरबीआई का इंटरवेंशन है, कुछ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बीओपी पोजीशन थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग इस साल करनी चाहिए। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्विटी के रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे, थोड़े वोलेटाइल होंगे शायद पहला 1-2 महीना, क्योंकि पीक बनेगा रेट हाइक्स का। अगले 1-2 महीने में थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं और थोड़ा सा रीएलोकेशन हो सकता है कुछ मार्केट्स में जो ज्यादा रीजनेबल है, जैसे चाइना बॉन्ड्स में, जहां पे जैसा मैंने बोला डॉलर टर्म्स में रेट अच्छा है और थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम जो है कम हुआ है। तो बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे लगता है, या मे बी मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स अच्छा होना चाहिए बाजार के लिए। तो थोड़ा सा अगर बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे और थोड़ा कैश फ्लोज पे ध्यान देंगे, क्योंकि क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो खाली अर्निंग मत देखिए, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हम अच्छा रिसर्च करेंगे तो अभी भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट। ओके, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज। अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली एफएमसीजी स्पेस में है आपके लिए। एक बार जरा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेकर आइए। आज का बड़ा स्टार परफॉर्मर वही है और वही एक तरीके से बुल्स को गेम में रख भी रहा है आज। ये जो 2% का मूव दिखा रहा है निफ्टी एफएमसीजी, पूरा का पूरा इसका जो रीज़न है वो क्रूड की डिक्लाइन, और सारे के सारे टॉप गेनर्स आज कंजम्पशन से हैं, डिस्क्रेशनरी या नॉन डिस्क्रेशनरी, जैसे कि ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी, और उसके अलावा सारे के सारे टायर स्टॉक्स। गुरमीत जी, ये ऑब्वियसली आज तो एक एल्गो ट्रेड प्ले हुई है यहाँ पर क्रूड के रिलेटेड, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर पर क्या व्यू है आपका? इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज का टॉप गेनर यही है। अनुज, थोड़ा सा सिलेक्टिव व्यू है। कुछ जगह वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेस्ड हैं। आप अगर 60p देंगे सिंगल डिजिट ग्रोथ के लिए तो रिटर्न डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। तो मैं एमएनसीज अवॉइड करूंगा, जैसे नेस्ले है या एचयूएल है। बट कुछ पॉकेट्स अच्छे हैं। आईटीसी मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरहैंग है बजट में, जो हमेशा होता है, जो टैक्स को लेके होता है टोबैको के, तो वो ओवरहैंग रहेगा। और थोड़ा स्टेबलाइज किया है अच्छे मूव के बाद, और अभी भी अच्छे काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे सिगरेट बिजनेस में उनका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। एफएमसीजी बिजनेस के मार्जिन्स वॉल्यूम के साथ ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। और पेपर और एग्री बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। होटल बिजनेस का उन्होंने ऑलरेडी बात रखी है कि वो हाइव ऑफ करना चाहते हैं, पर वो भी स्मॉल पार्ट है रेवेन्यू का, तो वहां भी ऑक्यूपेंसी आपको बेटर देखने को मिलेगी Q3 में। तो रीजनेबल वैल्यूएशन है, अच्छे कैश फ्लो है, अच्छा स्टॉक है। टाटा कंज्यूमर हमारा 4-5 साल से फेवरेट रहा है। अभी उन्होंने बिस्लरी का भी एक्विजिशन किया है। तो ये टी में, सॉल्ट में, बेवरेजेस में, तो और जो अपॉर्चुनिटी साइज है, जो मैं हमेशा ब्रांडेड फूड सेगमेंट बोलता हूँ, जिसमें पल्सेस है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, स्पाइसेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और कोविड के बाद हमने देखा है कि प्रीमियमाइजेशन और ब्रांडिंग की तरफ जो है जा रहा है। थोड़ा सा अदानी बिलबार भी हमारे रेडार में है, बट पहली पसंद हमारी टाटा कंज्यूमर और आईटीसी का इस स्पेस में। अच्छा, मार्केट में थोड़ी रिकवरी बैंक निफ्टी में खास तौर से एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए इंट्राडे, और देखते हैं उसने स्टार्ट किया है, क्योंकि 0.7% नीचे था, अब वो 0.5 रह गया। तो अब देखते हैं, लेकिन मॉर्निंग लो अब सैक्रोसैंक्ट यहाँ पर। गुरमीत जी, ये जो दो बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, इन्होंने मार्केट की कमान संभाल ली पूरे 2022 में। पूरे 2022 में ये दो स्टॉक्स थे जो एक मार्केट के गो टू स्टॉक्स थे। 2023 में भी क्या ऐसे ही रहने वाला है, या बाकी स्टॉक्स कैचअप करेंगे?
मुझे लगता है अनुज की आईसीआईसीआई एसबीआई का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एसबीआई इन पर्टिकुलर आप देखिए, कल मैं सत्या नडेला जी का ट्वीट देख रहा था, जो इंटरेक्शन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एसबीआई के साथ, ये काबिल तारीफ है। आपको ये चीजें पीएसयूज में देखना और एसबीआई जैसे जायंट में देखना, और आप देखिए हर सेगमेंट में अच्छा कर रहे हैं। हाउसिंग लोन बुक उनकी 6 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। आप उनका रिटेल मिक्स देखिए, बहुत अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट देखिए, इनफैक्ट अगर आप रिस्ट्रक्चर्ड बुक देखेंगे तो कुछ प्राइवेट बैंक से भी अच्छी बुक है। तो उन्होंने एक जो टेस्ट था कोविड का, बहुत अच्छा पास किया है। और इस बैलेंस शीट साइज पे अगर वो 15-18% क्रेडिट ग्रोथ निकाल सकते हैं तो बहुत काबिल तारीफ है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शिफ्ट अब जो होगा वो डिपॉजिट की तरफ होगा, क्योंकि लिक्विडिटी टाइट हुई है सिस्टम में। आप एचडीएफसी बैंक के अगर अपडेट देखें तो उनका डिपॉजिट ग्रोथ 21% आया है पिछले क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स हैं वो डिपॉजिट ग्रोथ पे अब डिफरेंशिएट करेंगे। हमें खाली क्रेडिट ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो हमें एसबीआई ऐसे, और मुझे लगता है थोड़ा सा कैचअप एचडीएफसी में भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से भी गुरमीत जी का जो संपर्क है हमसे टूट गया। आई थिंक वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। इसको एक बार फिर से अच्छा कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा गुरमीत जी, मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा था, मान लीजिए कि आपके पास कुछ लिक्विडिटी है। आई मीन हम स्टॉक से बात करते हैं, इंडस्ट्रीज पे बात करते हैं। मान लीजिए अगर आप देखें कंसोलिडेटेड पैसा आपके पास है और अप्रोच आपको करना है इस वक्त इन्वेस्टमेंट, आई मीन कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं। कितना पैसा एफडी में, कितना म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड तो कौन से टाइप का इस वक्त लें? और मैं 20% मान लीजिए अपना इक्विटी में डायरेक्ट एक्सपोजर लेना चाहता हूं, तो वो मैं खुद चुनाव कर लूंगा। लेकिन इस वक्त म्यूचुअल फंड्स में और क्या एफडीज की तरफ भी रुख करना थोड़ा सा अच्छा विकल्प होगा 23 की जो थीम है उसको देखते हुए? हायर डेट जो पैसा आप लेने में सक्षम है इस साल, क्या वो थोड़ा एफडीज की तरफ और म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम की तरफ जाने के लिए आपको प्रेरित करता है? मेरा मानना है कि फिक्स इनकम, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, बहुत अच्छी यील्ड्स पे है इंडिया में। स्पेशली जो 3 साल का अगर आप देखेंगे, यील्ड का पूरा फ्लैट है वीरेंद्र जी। आप देखेंगे तो आप जो 3 साल का 4 साल का सेगमेंट है वो स्वीट स्पॉट है। आपको 7.5 के आसपास का यील्ड मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होती है टारगेट मैच्योरिटी फंड, जिसमें आप यील्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा एमटीएम गेम मिल सकता है अगर आप पॉलिसी रिवर्स होती है, बट बड़ा स्टेबल कैटेगरी है। तो मैं 3 साल की मैच्योरिटी वाले अच्छी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स दूंगा। और अगर आप 3 साल 3 महीने निवेश रखेंगे तो आपको 4 इंडेक्सेशंस मिलते हैं, जिससे आपकी पोस्ट टैक्स यील्ड इंप्रूव हो जाती है। इंडेक्सेशन में जैसे आप इन्फ्लेशन को रिटर्न्स में एडजस्ट कर देते हैं, और इन्फ्लेशन का दर हमने देखा है ज्यादा है। तो जिसका टैक्स स्लैब ज्यादा है, 30-40% है, उनको म्यूचुअल फंड 3 साल की मैच्योरिटी वाले पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो थोड़े कम टैक्स स्लैब में आते हैं, 10% टैक्स स्लैब में है या उससे या 20% स्लैब में, वो थोड़े से कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी देख सकते हैं। आप देखिए बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 7.5 से 8% अलग अलग टेन्योर्स के डिपॉजिट पे दे रही हैं, 2 साल में, 3 साल में। तो वहां भी देख सकते हैं। तो एक, अगर आप कम टैक्स स्लैब में हैं तो आप डिपॉजिट्स भी देख सकते हैं, और अगर आप हायर टैक्स स्लैब पे हैं, थोड़ा टैक्स एफिशिएंसी चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। मैं रेशियो बैलेंस रखूंगा, मे बी 60% इक्विटी रखूंगा, 40% रखूंगा, कंसिडरिंग कि मेरा टाइम होराइजन थोड़ा सा ज्यादा है, बट फिक्स इनकम को थोड़ा सा एलोकेशन देना चाहिए। ओके अच्छा, जब आपने इक्विटी के बारे में बात करी, जो आपके इस पोर्टफोलियो का अंश रहेगा, मान लीजिए कि उसका मेरा टाइम फ्रेम लगभग 1.5 से 2 साल का है, और इस 2 साल के 1.5 साल के टाइम फ्रेम में गुरमीत जी, बड़ी चीज है बजट, बड़ी चीज है इलेक्शंस। इसके मद्देनजर अगर थोड़ा सा पोर्टफोलियो को शफल करना है आपको, या फिर चुनाव फ्रेश करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, सीमेंट कंपनियां, इरिगेशन, साथ ही साथ आपका कमर्शियल व्हीकल, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप? इसमें से क्या चुनाव करेंगे अगर आपने कुछ चुनाव किया हो इसमें से? तो मैं थीमेटिक फंड्स जी अवॉइड करूंगा, क्योंकि फ्लेवर ऑफ द सीजन बहुत जल्दी चेंज होता है। अभी पीएसयू बैंक है, कुछ टाइम पहले आपका आईटी था, आईटी बिल्कुल आउट ऑफ फ्लेवर है। 2020 में फार्मा था, अभी हाइड्रोजन पॉलिसी आ रही है, और डिफेंस बहुत बड़ा फ्लेवर है। तो मुझे लगता है कि थीमेटिक चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका होराइजन 2 साल से कम है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप इक्विटी में एडिशनल पैसा डालिए। एक कैटेगरी आती है इक्विटी में, बैलेंस एडवांटेज फंड, वो जो
अब मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से डेट इक्विटी को बैलेंस करता है। मे बी आप वो देख सकते हैं 2-3 साल की व्यू से, बट इक्विटी में मेरा ये मानना होगा कि डाइवर्सिफाइड रखिए पोर्टफोलियो को, रोटेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, आप कैश नहीं कर पाएंगे एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, और होराइजन कम से कम 4-5 साल रखिए। जी चलिए गुरमीत जी, फिर एक बार फिर से आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस कार्यक्रम में जुड़े, और सभी अगर आप देखें पहलुओं पर बातचीत करी, राय रखी आपने। दिल्ली की ठंड को एंजॉय कीजिए सर। थैंक यू।